हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिपरेशन कराना चाहती हूँ आपको सी टेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आई मीन केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये पेपर फर्स्ट है जो कक्षा 1 to 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से कंडक्ट कराया जाता है। ये पेपर सी-टेट पेपर क्या होता है, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसके बाद ही हम किसी वैकेंसी में बैठ सकते हैं और ये 90 मार्क्स हमें लाने होते हैं जनरल वालों के लिए, और जो है ओबीसी और SC ST के लिए 82 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। अगर बच्चा 82 मार्क्स लाता है तो पेपर क्वालिफाई माना जाता है। और जो मैं आपको आज ये पेपर कराऊंगी वो प्रीवियस ईयर पेपर है, और 2011 में जब फर्स्ट टाइम सी-टेट कराया गया था तो उस टाइम का पेपर अगर आज हम पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत ही ईजी लगता है। बट चीज़ें चेंज होती रहती हैं क्योंकि हम 2011 के पेपर को बार बार देखते हैं तो इसलिए हमें ईजी लगता है, और जो पेपर हमारे सामने आता है वो पेपर हमें इसलिए टफ लगता है क्योंकि हम उसको फर्स्ट टाइम देखते हैं। तो फ़र्क बस इतना है, फ़र्क हमारी प्रैक्टिस का है। अगर आप कहीं पर डिटेल कॉन्टेंट पढ़ रहे हैं और नहीं भी पढ़ रहे, अगर आपने बीएड कर रखी है, BTC कर रखी है और उसके ही बेस पर आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं सी-टेट के, सी-टेट इतना टफ नहीं है, सी-टेट पेपर इतना इजी है। और ये सिर्फ आपके माइंड के कॉन्सेप्ट पर बेस है कि आप बच्चे को किस तरह ट्रीट करते हैं, किस तरह उसको अच्छे से अच्छा माहौल प्रोवाइड करा के उसके टीचिंग में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको कराऊंगी CDP जो 2011 के पेपर की CDP है। 30 क्वेश्चन कराती हूँ और मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूँगी, और उसके थ्रू आप कर सकते हैं प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर की। तो हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के बारे में। इसमें सी-टेट में वैसे 150 क्वेश्चन आते हैं और ये डिवाइड होता है 5 पार्ट्स में, और जो CDP है CDP के 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर बच्चों आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप CDP में 30 में से 28 मार्क्स ईजिली ला सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या होती है, पाठ्यचर्या वर्ड है, इसको शब्दावली बोला गया है। पाठ्यचर्या को ये किस ओर संकेत करती है? संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 है, निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। जो निचली कक्षा का मतलब है जो छोटी कक्षाएं होती हैं 1 to 5 तक के बच्चों के लिए, जो खेल विधि मूल रूप से आधारित होती है बच्चों के विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में भी की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो यह किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सीखने का प्रभाव नियम। अगर बच्चा अनुक्रिया करता है पुरानी स्थिति के अनुसार, अगर नई अनुक्रिया करता है नई स्थिति के आधार पर, तो वो होगी सीखने के प्रति प्रभाव नियम। और सेकंड क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो लैक्सिया इसका मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। लैक्सिया से बन गया लेक्चर देना। लेक्चर किस में दिया जाता है? अगर हम पठन करते हैं तो पठन विकार डिसलेक्सिया से संबंधित है। तो लेक्चर देना आई मीन पढ़ना। तो इससे आप रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए? अन्य सामान्य बच्चों के साथ, क्योंकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जैसे कोई फिजिकली वीक है बच्चा, कोई मेंटली वीक है, किसी का IQ लेवल कम है, तो हम उन बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उन्हीं के साथ हमें अपनी एजुकेशन देनी चाहिए उनकी। क्योंकि बच्चा सभी के साथ अगर बैठकर सीखता है तो वो अपने को ना थोड़ा हीन भावना से नहीं देखता। अगर हम ऐसे बच्चों को अपनी क्लास से अलग कर देंगे, सेक्शन उनका अलग बना देंगे, तो सब बच्चे जो मीडियम बच्चे हैं वो उनको हीन भावना से देखेंगे। तो ये चीज़ें गलत होती हैं।
बच्चों आप भी सोच के देखो, अगर मानो आपके बीच में कोई ऐसा बच्चा आता है और आप उसको अलग अलग रखते हो, तो वो कैसा फील करेगा? वो तो फील करेगा ही करेगा, बल्कि आप भी उसको ऐसा, आप भी उसके प्रति कुछ ऐसा ही फील करोगे कि हाँ उसे बुरा लग रहा है। लेकिन हम में से कोई भी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है। सो क्वेश्चन 6 है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि आकलन होता है कि बच्चे को हम किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, तो वह उपयोगी और रोचक किस तरह बनाया जा सकता है विद्यार्थी। तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। तो आकलन को कैसे रोचक बनाया जा सकता है? अगर हम किसी बच्चे का आकलन कर रहे हैं, तो हम उसे क्या है, उसकी थोड़ी प्रशंसा करके, उसको गुड, वेरी गुड, इस तरह के सिंबल्स दिखा के, तो जिस चीज़ में वो बेटर है उसकी थोड़ा क्या अप्रिसिएट करके, तो हम बच्चे का मनोबल बढ़ा सकते हैं। सो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको डिटेल स्टडी भी कराऊँ, बट अगर मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाती हूँ, सीटेट ऐसा है कि एक क्वेश्चन में ही आपके 10-15 मिनट ले सकता है समझने में एक क्वेश्चन, बट मेरा उद्देश्य है कि मैं 15-20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करा दूँ, जिससे आपकी जल्दी जल्दी रिविज़न हो जाए। अगर जहाँ मुझे लगेगा मैं आपको समझाती हुई भी चलूँगी, जहाँ कि मैं शॉर्ट टर्म में आपको समझा सकती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है 7, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो इसमें नहीं के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सीटेट में, तो आपको इस कीवर्ड पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर के टाइम पे, वो नहीं पर ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन करके चले आ जाते हैं। तो घर आके देखता है तो उनके मुँह से निकलते हैं ओ, तो वो ओ ना वहाँ 0 बन जाता है नंबर। तो इसलिए इसका प्लीज़ विशेष ध्यान दें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या नहीं है? दूसरों के साथ झगड़ना। वैसे प्रतिभाशाली नॉर्मली टर्म है, कोई भी बच्चा बिना कोई कोचिंग के, बिना कोई प्रैक्टिस सेट लगाए इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, क्योंकि सृजनात्मक विचार भी प्रतिभाशाली होता है, अभिव्यक्ति में नवीनता भी होते हैं, अगर हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, जिज्ञासा भी होती है कि कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए भी, ये भी प्रतिभाशाली की पहचान होती है। लेकिन दूसरों के साथ झगड़ना ये कोई भी पहचान नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं का श्रेय डैश को जाता है। तो ये किसने कहा है? ये जीन पियाजे ने कहा है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वे काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि यह किस बात को दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? जैसे कि कोई टीचर है, तो उसे अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के उद्देश्य से, क्योंकि अगर कोई टीचर अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा भाई? अगर वो उसको समझेगा तभी तो पढ़ा पाएगा। तो इसलिए सामाजिक दर्शन से नहीं, शिक्षा समाजशास्त्र तो सोशल लेवल की बात करता है, नहीं इतने बड़े लेवल की भी हम बात नहीं कर सकते बच्चे के साथ। मीडिया मनोविज्ञान की भी बातें हम एकदम से नहीं कर सकते। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान के थ्रू हम बच्चे की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। तो सीखने की प्रक्रिया, सीखना क्या है? लर्निंग। इसकी प्रक्रिया में क्या माना जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है 4, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। तो अभिप्रेरणा का मतलब है शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखना समर्थ हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए।
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो यह है शैक्षिक संस्थान की एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बच्चों, जो आप इस पेपर का एनालाइज करेंगे तो ये पेपर इतना ईजी है कि आप ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आंसर, नियर बाय आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुएं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह है मूर्त संक्रिय अवस्था। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं और यह है या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। तो एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। तो इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो इसमें आंसर होगा, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो सीखने की जो अंतःदृष्टि सिद्धांत है उसको इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइट थ्योरी। तो इसे गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी थे। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो इसमें बताया, यह 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान दी है जीन पियाजे ने। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ये अवस्था होती है किशोर अवस्था। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभाना चाहिए, आप ही बताइए, निभाना चाहिए या नहीं? यस, अग्रोन्मुखी। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे हम आ चुके हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। यह विचार निम्न से किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत यह कहता है कि विकास कभी भी समाप्त नहीं होता। वृद्धि एक टाइम पर रुक जाती है बट विकास जीवन पर्यंत चलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह होता है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? जो बुद्धिमान बच्चे हैं उनका लक्षण नहीं है। ये देखो, नहीं वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं, ये बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो इसका आंसर होगा विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो वह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। मन का चित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर 28 है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 29 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा मूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो वह होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष एवं इससे ऊपर भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो वह है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रसन्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। सो बच्चों, ये था साइकोलॉजी CDP का 30 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।